नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बूढ़े पिता की अंतिम इच्छा। हेलो सचिन बेटा, मैं तुम्हें कितने दिनों से फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि फ़ोन उठाते ही नहीं हो। बेटा, तुम तो जानते ही हो अपनी माँ की हालत के बारे में। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब तो उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुम्हें याद करती रहती है। बेटा, कुछ समय निकालकर माँ से मिलने आ जाओ। बहू और बच्चों को भी लेके आना। तुम्हारी माँ हिम्मत हार चुकी है, उसे तुमसे मिलकर कुछ खुशी मिल जाएगी। अभी भीम सिंह जी अपनी बात कह ही रहे थे कि सचिन ने अपनी मजबूरी बतानी शुरू कर दी। पिताजी, इस हफ्ते तो मुझे कोई छुट्टी नहीं मिल पाएगी, और आपको तो पता ही है मैं यहाँ पर अपना नया मकान बनवा रहा हूँ। मुझे वहाँ भी निगरानी रखनी पड़ती है। यहाँ पर मेरा रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी आपके पास आना थोड़ा मुश्किल है। आप माँ की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख लो। बेटे का ऐसा जवाब सुनकर भीम सिंह जी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और निराशा के भाव उफान मारने लगे। उनकी आंखें आंसुओं से भर उठी। सोचने लगे, नौकरानी को तो मैं रख सकता हूँ। रुपए पैसों की कमी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यह आजकल के बच्चों को कौन समझाए कि उनके माँ बाप को किसी और से ज़्यादा अपने की ज़रूरत होती है। दिन ब दिन कैंसर से पीड़ित सुशीला जी की तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी, और भीम सिंह जी के दिल के किसी कोने में ही एक अनजाना सा डर पनपने लगा था। बीमार पत्नी की देखरेख के लिए वे सारा दिन उसके पलंग के पास ही बैठे रहते। कभी कभी तो सुशीला जी पूछ बैठती, क्यों जी, आपने सचिन को फ़ोन करके मेरी तबीयत के बारे में नहीं बताया क्या? ऐसा कौन सा काम है जो अपनी माँ से बढ़कर हो गया उसके लिए? सुनिए जी, अगर हमारे बेटे को छुट्टी नहीं मिल पा रही तो हम ही उसके घर चले जाते हैं। कुछ दिनों से बहुत दिल कर रहा है अपने बच्चों से मिलने का। भीम सिंह जी फीकी हंसी हंसकर झूठी तसल्ली देते हुए बोले, तुम्हारे लाडले ने यहाँ आने के लिए पूरे हफ्ते की छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए आने में कुछ समय लग रहा है। अब तो सुशीला जी भी ये बात जान गई थी कि ये सब बातें उनके पति उनका दिल रखने के लिए कह रहे हैं, वरना दिल्ली यहाँ से है ही कितनी दूर। इस समय इस दुखी परिवार के पास ऐसा कोई अपना नहीं था जिनके साथ वह अपना दुख बांट सकी। वे दोनों एक दूसरे को ही तसल्ली देकर रह जाते। भीम सिंह जी अपनी पत्नी से कहते कि शायद हमारी ही किस्मत खराब है जो हमें अपने बेटे, बहू और पोते पोती के साथ रहने का भी सुख नसीब नहीं हो पा रहा। पोते पोती को अपनी गोद में खिलाने और उनसे लाड करने का अरमान तो अरमान ही रह गया। इस पर सुशीला जी अपने पति को सहारा देते हुए कहती, आप तो अपना दिमाग बेकार की बातों में लगाए रखते हैं। बेटे की भी तो अपनी जिंदगी है, वह अपने पैरों पर खड़ा है, खुश है। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? हमें उनकी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ देखनी चाहिए। लेकिन फिर भी सुशीला, क्या बेटा का कोई फर्ज नहीं बनता? जिसके भाग्य में जितना लिखा है वह उसे मिलकर ही रहता है। शायद हमारे भाग्य में बच्चों का सुख इतना ही था। हम बेकार में ही उनके आने की उम्मीद पाले रहते हैं। उसकी दुनिया में अब उसकी बेबी, बच्चे और शहर के पढ़े लिखे लोग हैं। अब उसकी दुनिया में हमारी कोई जगह नहीं है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को तसल्ली देकर रह जाती थी और एक दूसरे के गमों को बांटने का प्रयास करते थे। घर का कामकाज संभालने के लिए भी भीम सिंह जी ने एक नौकर रख लिया था। नौकर रखने से उन्हें इस बात की तसल्ली रहती थी कि चलो, कोई तो इस उम्र में उनके साथ है जो उनके मुश्किल समय में उन्हें संभाल लेगा। कुछ दिन यूं ही बीते, लेकिन सुशीला जी की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो दवाइयाँ भी उनकी बीमारी के सामने हिम्मत हारने लगी थी। लेकिन
क्या मजाल उनका बेटा उनका हालचाल पूछने भी आया हो। अपनी पत्नी की चिंता में डूबे भीम सिंह जी ने बड़े भारी दिल से ना चाहते हुए भी अपने बेटे को फिर से फोन किया तो रुआसी आवाज में बोले, बेटा तुम्हारी माँ की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी है। यहाँ भी डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ को किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने दिल्ली के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी है। उसकी ये हालत अब मुझसे देखी नहीं जा रही। तुम जल्दी से आकर हमें ले जाओ। तुम्हारी माँ को जल्द से जल्द अच्छे इलाज की ज़रूरत है। इस पर बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मैं किसी काम से मुंबई आया हुआ हूँ। आप माँ को एम्बुलेंस से दिल्ली के बड़े अस्पताल में लेकर आ जाओ। मुझे 2 दिन लगेंगे वापस दिल्ली आने में। बेटे के कहे अनुसार भीम सिंह जी सुशीला जी को एम्बुलेंस में दिल्ली लेकर आ गई और हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन बीतते हुए हर पल के साथ सुशीला जी के बचने की उम्मीद भी कम होने लगी थी। लेकिन भीम सिंह जी को इस बात की तसल्ली थी कि अपने बेटे, बहू और पोते पोती की एक झलक पाने को तरसती हुई सुशीला की ये इच्छा तो कम से कम पूरी हो जाएगी। परंतु भीम सिंह जी की यह सोच केवल एक भ्रम मात्र थी। वे हर दिन सूरज निकलते ही दरवाजे पर टकटकी लगाए एक आशा भरी निगाह लिए अपने बेटे का इंतजार करती, लेकिन हर शाम को उनका भरोसा टूट जाता। हर बीतता दिन अब उन्हें अपने बेटे की फितरत का एहसास कराने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब डॉक्टरों ने उनकी ठीक होने की उम्मीद को बिल्कुल नकार दिया और भीम सिंह जी को साफ शब्दों में कह दिया कि अस्पताल के इलाज से ज्यादा अब उन्हें अपनों के साथ की आवश्यकता है। ये सुनकर भीम सिंह जी अंदर तक टूट चुके थे। अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लिए भीम सिंह जी दुख में डूबे उनके पास बैठे हुए थे। तभी सुशीला जी ने कहा, सुनिए जी, मुझे पता है मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कांपते हाथों से अपने बेटे को फोन लगाया, लेकिन सचिन ने आज भी फोन नहीं उठाया। अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को बेटे के घर ले जाने का निर्णय लिया। अपनी बीमार पत्नी को एम्बुलेंस में डॉक्टर की देखरेख में लेकर जाते हुए भीम सिंह जी रह रहकर सोचने लगी, हम दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख का सहारा हैं। अब यदि सुशीला को कुछ हो गया तो इस दुनिया में रहना मेरे लिए सजा से कम नहीं होगा। ये सोचते हुए उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो सुशीला के शरीर में कोई हरकत ही ना थी। एम्बुलेंस में उपस्थित डॉक्टर ने चेक किया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपने बेटे, बहू और उनके बच्चों से मिलने की अधूरी हसरत लिए सुशीला जी की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। सुशीला जी की मौत ने तो जैसे भीम सिंह जी की जान ही निकाल दी थी। अपनी पत्नी के मृत शरीर को देखकर आंसू बहाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे एम्बुलेंस में अपने बेटे के मकान के बाहर तक पहुंच चुके थे, लेकिन जब सुशीला ही नहीं रही तो बेटे के घर जाने का क्या फायदा। सोचकर उसी एम्बुलेंस से अपनी मृत पत्नी को लेकर वापस गांव के ओर चल दिए। दिल पर पत्थर रखकर भीम सिंह जी ने बेटे को फोन करके उसे ये दुख भरी खबर सुना दी। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा था। मजबूरन बेटे की अनुपस्थिति में ही सुशीला का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अपने घर के बरामदे में बैठे हुए भीम सिंह जी बार बार यही सोचकर दुखी हो रहे थे कि सुशीला के बिना अब आगे की जिंदगी कैसे काटेंगे। सुशीला थी तो कम से कम किसी अपने के होने का एहसास तो रहता था, वरना सब कुछ होते हुए भी वे बेसहारा थे। उनके मन में बार बार यह प्रश्न रह रहकर उठ रहे थे, यदि
बुढ़ापा इसी वक्त का नाम है तो ये क्यों आता है? क्यों बच्चे इस उम्र में अपने माँ बाप से इतनी दूरी बना देते हैं कि उन्हें कष्ट भोगने के लिए अकेला छोड़ देते हैं? आज भीम सिंह जी की पत्नी की मृत्यु हुए 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके बेटे ने आना जरूरी नहीं समझा था। सोचने लगे कि जब इसी बेटे को सुशीला तकलीफ में देखती थी तो तिलमिला उठती थी, परंतु अपने माता पिता को इतने कष्ट देने के बाद भी उनके बेटे को रत्ती भर भी तिलमिलाहट का एहसास नहीं हुआ। बड़े होकर अपने ही बच्चे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल कैसे हो जाते हैं? भीम सिंह जी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। अपनी पत्नी की असमय मृत्यु ने उनके आंखों के पानी को सुखा दिया था। सुशीला ने तो अपने बेटे को जरा सी भी दुख का एहसास तक नहीं होने दिया। फिर वह उसकी अंतिम यात्रा में क्यों नहीं आया? बेटा अब उसके बीमार होने पर तो क्या, अंतिम विदाई पर भी आने के लिए समय नहीं निकाल पाया था। भीम सिंह जी सोचने लगे कि जब 2 वर्ष पहले सचिन गांव आया था तो भीम सिंह और सुशीला ने उनके साथ चलने का जिक्र किया। उनकी मॉडर्न बहू का यह बात सुनते ही चेहरा उतर सा गया। जाने दोनों ने अकेले में क्या बात की। अगले दिन जब उनके साथ चलने का समय आया तो सचिन ने टाल मटोल करते हुए कहा, पिताजी, यहाँ की ढेर सारी जमीन तो खराब हो जाएगी, यहाँ की खेती को संभालना भी तो जरूरी है, इसलिए आप दोनों यहीं रहें। बेटे सचिन की हाँ में हाँ मिलाते हुए बहू भी बोली, यह ठीक कह रहे हैं पिताजी। भीम सिंह जी ने तो उस दिन ही बेटे बहू के मन को टटोल लिया था। उन्हें मन ही मन एहसास हो रहा था कि अपने बेटे के सहारे की उम्मीद रखना ही बेकार है, लेकिन इस समय उनके पास अपनी पत्नी का सहारा था। भगवान ने उनसे छीन लिया। भीम सिंह जी सोचने लगे, 5 दिन पहले जब माँ की मृत्यु की खबर भिजवाई जा चुकी थी, फिर भी बेटे बहू का कोई अता पता नहीं। इस 5 दिन के अंतराल में उन्होंने एक एक पल कैसे काटा, उनकी हालत साफ बयां कर रही थी। अपनी पत्नी के जाने का गम और बच्चों की उपेक्षा झेलते भीम सिंह जी छत पर टहल रहे थे। छत की मुंडेर से नीचे आंगन की ओर देखा और सोचने लगे, इस आंगन में सुशीला की बेपरवाह हंसी गूंजा करती थी। यही हमारे बेटे का बचपन बीता, यही आंगन तो हमारे हंसते खेलते परिवार हंसी ठहाकों की आवाजों का गवाह हुआ करता था। अपनी पुरानी यादों में खोए भीम सिंह जी के विचारों पर एकाएक विराम लग गया। जैसे ही गांव के बीच से होकर जाने वाली सड़क से किसी गाड़ी की आवाज आई। अपने बेटे के आने की आशा ली उन्होंने गाड़ी की ओर देखा तो पास वाले शर्मा जी का बेटा उस गाड़ी से उतर रहा था, जो हरियाणा में नौकरी करता था। उसे देखकर सोचने लगे कि सबके बच्चे कुछ दिन की नौकरी के बाद अपने माता पिता से मिलने आते हैं। एक हम ही अभाग्य हैं जिनके बेटे ने उन्हें इस हालत में भी अकेला छोड़ दिया। गम के अथाह सागर में डूबे भीम सिंह जी कुछ देर में छत से नीचे उतर आए तो देखा शर्मा जी का बेटा सुशीला के लिए अफसोस व्यक्त करने आया हुआ था। अब तो भीम सिंह जी को अपनी परवरिश पर भी घिन आने लगी थी। बाहर निकलकर अपने बेटे के आने के आस से एक बार फिर सड़क का मुआयना करने निकले तो देखा दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। अपनी माँ की 13वीं पर जब सचिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव पहुंचा तो गांव में चारों ओर आश्चर्यचकित कर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की गलियों चौराहे जहां हर पल लोगों की चहल पहल लगी रहती थी, आज सुनसान पड़ी थी। कहीं बच्चे भी खेलते नजर नहीं आ रहे थे। जहां कहीं 1-2 गांव वाले नजर भी आए तो देखा उनकी नजरें उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अपराधी हो जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जैसे वो लोग घर पर पहुंचे तो देखा घर के आंगन में लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। आगे बढ़ा
तो सारे गांव वालों की हैरानी भरी नजरें उसे अपराध बोध करा रही थी। अंदर आकर देखा तो आंगन में उसके पिता को फर्श पर लिटाया जा रहा था और उस पर सफेद कफन चढ़ाया जा रहा था। उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके पिताजी के एक दोस्त ने उनके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी और बोले, बेटा, ये तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए लिखी थी। चिट्ठी देते हुए उनकी दुखी निगाहें सचिन को अंदर तक झकझोर रही थी। उसके पिताजी ने उसके लिए चिट्ठी में क्या लिखा है, ये जानने के लिए उसने जैसे ही चिट्ठी खोली तो सबसे ऊपर लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटा, सदा खुश रहना। मुझे नहीं मालूम कि तुमसे मिलने के लिए मैं जिंदा भी बचूंगा या नहीं। वैसे भी जान तो मेरी उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम्हारी माँ, जो हर सुख दुख में मेरा सहारा थी, मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन तुम इकलौते बेटे मेरे अपने होते हुए भी मुझसे इतने बेगाने कैसे हो गए? यह बात मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी माँ, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी एक झलक पाने के लिए भी अंतिम सांस तक तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम नहीं आए। अपना मकान और अपनी नौकरी तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा जरूरी लग रही थी। अपनी बीमार माँ का हालचाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, तुम उसके अंतिम संस्कार तक में भी नहीं पहुँचे। तुमने हमें दादा दादी तो बना दिया, लेकिन कभी हमारे पोते पोती को गोद में खिलाने का मौका तक ना दे सकी। शायद हमारे ही भाग्य का कसूर था, या फिर हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों का दोष है, जो तुम हमारे चेहरे की गहराती लकीरों को भी पढ़ ना पाए, हमारे दिल में उभरते दुख के भाव को समझ ना पाई। पत्र को पढ़ते पढ़ते ही सचिन बीच में रुक गया। पत्र में कुछ अक्षर फीके हो चुके थे। शायद पिताजी के आंसुओं ने उन्हें धुंधला कर दिया था। फिर से सचिन ने पत्र पढ़ना शुरू किया। बेटा, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जो दुख हमें इस अवस्था में झेलने पड़े, ऐसे दुख भगवान किसी और माता पिता को ना दिखाए। लेकिन हमारे समाज में आजकल बुजुर्गों की स्थिति को देखते हुए मैंने महसूस किया है कि मेरी जैसे बहुत से दूसरे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें तुम जैसी औलाद के कारण नर्क से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही है। इसलिए मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने अपनी सारी जमीन और ये मकान वृद्धा आश्रम को दान कर दिया। लेकिन मेरी ये दिल से इच्छा है कि जैसा तुमने हमारे साथ किया है वैसा तुम्हारे साथ ना हो। अपने जीवन की अंतिम समय को मैंने बहुत कष्टों में गुजारा है। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूँ। मैं तुमसे अपने शरीर को मुखाग्नि देने का अधिकार छीनता हूँ। चिट्ठी पढ़ते हुए सचिन के हाथ और आवाज कांपने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा। पत्र में आगे लिखा था, वैसे भी असीम दुखों को झेलते हुए जल तो मैं बहुत पहले ही चुका था। ये शरीर तो केवल दिखावा मात्र है। बेटा, तुम अपनी माँ की तो अंतिम इच्छा पूरी ना कर पाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस इच्छा का सम्मान करते हुए मेरे मृत शरीर को किसी अस्पताल को दान कर देना, ताकि ये नश्वर शरीर किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। हो सके तो मुझे माफ करना। पत्र को पढ़कर सचिन के चेहरे पर असीम दुख के भाव ढहने लगे। अपने घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब इस पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बाहर से एम्बुलेंस की आवाज आई और उसके पिता की मृत शरीर को उठाकर ले जाया जाने लगा। एक एक करके सभी रिश्तेदार और गांव वाले भी वापस चले गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।